Student, I hope all of you will be fine. This is me, Mohammad Wali Ranjan. Student, the topic for today's discussion is the phase. फेज हम एंगल को कहते हैं जो हमें किसी भी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ द मोशन है उसके बारे में बताता है। और हम देखेंगे कि वो जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा होता है तो अपनी स्टार्ट पोजीशन से उसने कितना एंगल बनाया जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते थे, उसके मुताबिक हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। क्योंकि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने इसमें और सर्कुलर मोशन का आपस में जो रिलेशनशिप है वो डिराइव किया हुआ है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि जो फेज की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। द एंगल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी which specifies the displacement as well as the direction of a point executing simple harmonic motion is called phase। हम उसे क्या नाम देते हैं? फेज का नाम देते हैं। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो बात डिस्कस की है कि एंगल हमें दो चीजों के बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और उसकी डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। स्टूडेंट, इस केस में हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट वाले अगर टॉपिक के लिहाज से देखें तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको फाइंड करने के लिए हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। ये जो एंगल थीटा है ये बेसिकली फेज एंगल है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, डायमीटर डीई, और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा रेफरेंस है, ये पॉइंट हमारा रेफरेंस है। हमने ये देखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जब वो इस रेफरेंस पॉइंट पर ही होता है और हम ये कहते हैं कि ये अगर पॉइंट O है और इसको हम नाम दे देते हैं O1, O1 ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारा रेफरेंस है। और अगर टाइम जीरो पर जब हमने इसको देखा, टाइम जब जीरो था, तो हम ये कहते हैं कि इस पोजीशन पर है और रेस्ट पोजीशन पर है। और हम जैसे ये देखते हैं कि अपनी मोशन स्टार्ट करता है, कुछ देर के बाद ये यहां पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर। जब ये यहां पहुंचेगा तो इस O1 से इस पॉइंट तक जाने में इसने जो एंगल बनाया ये वाला, जिसको हम नाम देते हैं कि वो हमारा थीटा है, जो कि बेसिकली किसके बारे में हमें बताता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। इस थीटा को हम क्या नाम देते हैं? ये ओमेगा टी के बराबर होता है। और O से लेकर O1 तक का जो फासला है ये सर्कल का रेडियस है, या O से लेकर P तक का फासला ये भी रेडियस है। और हमें अगर याद हो तो हमने ये कहा था कि जो O से लेकर O1 तक का फासला है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड था x नॉट, बिल्कुल उतना ही अगर इसका रेडियस हो जाएगी, हम कंपैरिजन जब कर रहे थे तब हमने पढ़ा था, तो हम कहते हैं x नॉट वो रेडियस ऑफ द सर्कल है जो कि दरअसल एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन था। तो ये पॉइंट जब P पर पहुंचा तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट ने यहां से यहां तक जाते हुए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमें थीटा बताएगा। ये सर्कुलर मोशन है, एंगल थीटा हमें बताएगा किसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के मदद से देखना चाहे तो हमने ये कहा था कि आप पॉइंट P से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे डायमीटर डी पर, वो पॉइंट N पर जब आकर इस डायमीटर डी के साथ टकराएगा तो हम ये कहते हैं ये कट करेगा, तो O से लेकर N तक इसने जो फासला तय किया उसको हम नाम देते हैं x, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के लिहाज से ना।
क्योंकि ये आर एक्स नॉट है तो ये भी बेसिकली क्या होता है, एक्स नॉट होता है। अब स्टूडेंट ये हमें पता थी बात, और इस लिहाज से हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ था। इस केस में जब मोशन स्टार्ट की इस ऑब्जेक्ट ने, तो उसने अपने रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही स्टार्ट किया मोशन को। हम ये कहते हैं कि इस वक्त इसका जो ओमेगा टी है ये वो एंगल है जो हमें ये बता रहा है कि ओ से लेकर एन तक इसने कितना फासला तय किया। ये हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट इसमें जो नई और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए वो कुछ इस तरह से कि अगर मैं ये कहूं कि जब मोशन स्टार्ट हुई तो ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पोजीशन पर नहीं था, बल्कि रेफरेंस पोजीशन से थोड़ा सा आगे था या थोड़ा सा पीछे था, और वो रेस्ट पोजीशन पर था। यानी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक और डायग्राम बनाता हूं, उसके लिहाज से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहली डायग्राम में बुक पर तो ये एक ही डायग्राम बनी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करने लगा हूं आप लोगों के लिए ताकि समझ आ सके पॉइंट की। हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारे पास डायमीटर डी ई ऑफ द सर्कल, अगेन वही कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पे कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस क्या हैं? चेंजेस ये हैं कि जब मोशन स्टार्ट हुई ना तो उस वक्त ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर था ही नहीं, या हॉरिजॉन्टल। जब यहां पर पिछले केस में इसने मोशन अपनी स्टार्ट की रेस्ट पर, तो वो रेफरेंस पर था। इस केस में रेफरेंस हमारा वही पॉइंट है जो कि O1 है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है। हम ये कहते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और इस पोजीशन पर मौजूद है तो अब तो वो रेफरेंस पर है ही नहीं, तो रेफरेंस से उसने कोई एक एंगल पहले से बनाया हुआ है और उसको हम लिख लेते हैं फाई। ये जो फाई है ये हमारा कहलाता है इनिशियल फेज, और यहां पर हम इसको फाई इनिशियल लिख देते हैं। ये वो फेज होता है या ये वो वैल्यू होती है एंगल की जो आपके ऑब्जेक्ट ने पहले से ही बनाई होती है, हालांकि वो रेस्ट पोजीशन पर है। या हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि अगर मैं यहां से उसको मूव करते हुए तो यहां से स्टार्ट करूं, यानी कि टाइम टी यहां पर 0 है। पिछले केस में रेफरेंस पर ही 0 था, इस केस में यहां पर 0 है। तो अब वो जब यहां से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा और कुछ देर के बाद वो यहां पर जब पहुंचेगा, तो दरअसल उसने इसको, बुक वाले ने लिखा हुआ है ये P इनिशियल है और ये वो पॉइंट P है, यानी कि उसने मोशन स्टार्ट की, यहां से यहां तक घूमा और ये एंगल उसने क्या बनाया, ओमेगा टी बनाया। तो अगर हम देखें कि इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट करना है वो कैसे करना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ, कैसे पॉइंट P से आपने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है डायमीटर डी पर, तो ओ से लेकर ये एन तक का जो फासला है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब स्टूडेंट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली, वो ये कि जब मैंने टाइम टी 0 पर इसको देखा तो उस पॉइंट पर जब यहां पर मौजूद था तो इसकी प्रोजेक्शन को देखें तो वो ये पॉइंट बनता है स्टूडेंट। यानी कि ऑब्जेक्ट जब एक तरह का रेस्ट पर होता है या टाइम टी 0 पर होता है तो वो मीन पोजीशन पर नहीं है, बल्कि वो मीन से ऊपर है। तो ये एंगल जो है ये इसका इनिशियल फेज कहलाएगा। और अगर मैं रेफरेंस से इस पॉइंट P तक का टोटल एंगल देखूं तो टोटल एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट, ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल हो जाएगा। इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लिखेंगे x इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इस फाई की जगह हम नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में इनिशियल b लिख देते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन है कि जब उसने अपनी मोशन स्टार्ट की टाइम 0 से, तो हमने ये देखा कि वो अगर रेफरेंस पोजीशन पर नहीं है तो वो एंगल की क्या वैल्यू, मैं इसको समझाने के लिए ऐसे बता सकता हूं कि पिछले केस में जब मोशन स्टार्ट हुई टाइम 0 से तो वो रेफरेंस पर ही मौजूद है, तो रेफरेंस ही पर मौजूद होने से उसका एंगल क्या होगा? 0 होगा रेफरेंस से। तो मैं अगर इस फाई की जगह पे 0 लिखूंगा तो क्या स्टूडेंट यही इक्वेशन ही बन जाएगी? लेकिन इस केस में आप सपोज करें, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि ये 30 डिग्रीज तो ये रेफरेंस पोजीशन से तो पहले ही था। अब इससे आगे इसने अपना जो भी एंगल बनाया वो चाहे 10 डिग्रीज है, 20 है, 30 है, तो उस पॉइंट से अगर हम देखें कि रेफरेंस से टोटल एंगल क्या होगा, तो इसको हमें अपने ओमेगा टी के अंदर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब इसकी कैप्शन हम क्या देंगे? हम इसे लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट is not at reference,
कि अपनी जब उसने मोशन स्टार्ट की टाइम टी जीरो से तो वो रेफरेंस पर नहीं था, तो उस केस में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है उसमें हमें इनिशियल फेज फाई जरूर लिखेंगे, और हम इस रिजल्ट को इसी तरह से लिखा रहने देंगे। इसके लिहाज से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। दोबारा समझ लें कि जब उसने अपनी टाइम जीरो से स्टार्ट की तो वो इस पोजीशन पर था, और जब वो यहां से यहां तक गया तो उसने एंगल बनाया ओमेगा टी। ओमेगा टी में ये जो पिछला एंगल है वो रेफरेंस से जो है वो उसको फाई इनिशियल फेज कहते हैं, और टोटल एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, ये टोटल एंगल। ये हमें बताएगा कि इसने असल पे यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए। इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक कोई फासला तय किया, और टोटल फासला इसका यहां से यहां तक है, जो इसको ऐड करने के बाद पता चलेगा। अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि हमने ये फासला तो कंसीडर ही नहीं किया। फिर हमारा टोटल फासला इस रेफरेंस से जो होगा वो ये स्टार्ट से लेकर ओ से लेकर एंड तक ये इस एंगल को ऐड करने के बाद आएगा। स्टूडेंट इस की मिसाल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर रेसिंग ट्रैक्स आपने देखे हो, तो अगर रेसिंग ट्रैक पर एक स्टार्ट लाइन है तो सारे जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स होंगे उस रेसिंग ट्रैक पर उसी लाइन पर खड़े होंगे, और जब वो अपनी रेस को स्टार्ट करेंगे और एक राउंड मुकम्मल करने के बाद, एक लैप मुकम्मल करने के बाद, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जो सबसे पहले पहुंच जाएगा उसको हम विनर कहते हैं। अब आप इमेजिन करें कि अगर स्टार्टिंग लाइन एक है, ये स्टार्टिंग लाइन है, और एक जो प्लेयर है वो यहां पर खड़ा है, इमेजिन कीजिएगा, और दूसरा यहां पे खड़ा है और तीसरा यहां पे खड़ा है, तो क्या आप देख सकते हैं कि इनके क्या स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? नहीं, हमारा रेफरेंस तो ये था। तो इस रेफरेंस से इसका क्या मतलब है? इस रेफरेंस से अगर स्टार्ट होना है तो ये तो ऑलरेडी रेफरेंस से आगे है, तो ये उससे भी आगे है। जाहिर सी बात है जो रेफरेंस से पहले ही आगे है उसके लिए तो फासला कम नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम इनिशियल फेज कहते हैं, और इस इनिशियल फेज को हमने ओवरकम करना होता है। कैसे? उसको जितना फासला उसने तय करना है प्लस जो इनिशियल फेज था उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को बुक में एक और अंदाज से भी बताया गया कि अगर हम ये कहते हैं कि जब वो रेफरेंस से अपनी मोशन स्टार्ट करता है तो आप देख सकते हैं कि वो मीन पोजीशन पे होगा, और मीन से उसने इतना फासला तय किया, और अगर वो रेफरेंस से थोड़ा आगे है तो मीन पर नहीं है बल्कि मीन से किसी अगली पोजीशन पर, और वहां से पॉइंट एन तक उसने जो फासला तय किया है। और अगर टोटल लिखना है ओमेगा टी प्लस फाइव लिखेंगे तो टोटल एंगल आ जाए। स्टूडेंट थर्ड केस देखते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, देखते हैं वो जो इनिशियल फेज बनाता है ना जी, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने की खातिर ये कह देता हूं कि वो 90 डिग्रीज है, यानी कि वो रेफरेंस पोजीशन पर जो कि हमारी ए वाली पोजीशन है मौजूद नहीं है, बल्कि इस पोजीशन पर मौजूद है। टाइम टी जीरो पर वो इस पोजीशन पर मौजूद है, और यहां से इसको हम डायमीटर डी का नाम देते हैं। ये हमारा पॉइंट ओ है, हमारा पॉइंट ये O1 था, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट P पर मौजूद है, ये D पर मौजूद है जब टाइम जीरो था, और यहां से वो अपनी मोशन स्टार्ट करके यहां पर आता है, इतना इसने घूमा, और जब यहां से घूमकर वो इधर आया तो अगर हम देखें कि उसका जो एंगल है वो कितना होगा, उसको हम क्या नाम देंगे कि वो हमारे पास, ये देखें, हम कहेंगे कि इसने ये वाला जो एंगल बनाया है टाइम टी जीरो के बाद अपनी मोशन को स्टार्ट करके यहां तक, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। अब हम ये देखेंगे क्या उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसमें इनिशियल फेज कितना है, उसमें इनिशियल फेज, जी हाँ एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, उसमें इनिशियल फेज उस रेफरेंस से π/2 यानी कि 90 डिग्री था। तो इसका मतलब अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू x0 साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज, और इनिशियल फेज कितना है 90 डिग्री। स्टूडेंट हम ये बात पढ़ चुके हैं कि साइन फंक्शन में अगर कोई एंगल 90 डिग्रीज में प्लस या माइनस हो तो हम कहते हैं कि वो साइन फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। और हम अगर देखें कि अगर आप टाइम की जगह पर जीरो पुट करें स्टूडेंट्स, कि हम ये कहें जब उसने अपनी मोशन स्टार्ट की गई, इमेजिन कीजिएगा टाइम की जगह पर अगर आप जीरो लिखेंगे तो ये जो ओमेगा टी है जिसको हम कहते हैं थीटा,
आप इमेजिन करें अगर t की जगह पर आप 0 लिखेंगे तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप cos 0 लिखेंगे तो cos 0 तो होता है 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा। तो इट्स मीन कि जब आपने टाइम 0 रखा हुआ है, जब उसने अपनी मोशन स्टार्ट नहीं की, तब उसका एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स नॉट जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया हुआ, उसके बराबर है। तो इससे समझ के आती है, इससे समझ ये आती है कि वो तो ऑलरेडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर मौजूद है। उसने मीन से एक्सट्रीम तक जो टोटल फासला होता है एक्स नॉट जो कवर किया हुआ है। अब इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि वो मीन पर मौजूद नहीं है बल्कि एक्सट्रीम पर मौजूद है, और वो अपनी मोशन को यहां से स्टार्ट करेगा, और यहां स्टार्ट करने के बाद उसने जो एंगल बनाया ओमेगा टी, वो ये बताएगा कि उसने रेफरेंस से टोटल कितना फासला तय किया। वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को हम साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से भी समझ सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 को मैंने आपको बताया कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, आपको समझ ना आए आप इसको अल्फा कंसीडर कर लें, इसको बीटा कंसीडर कर लें, साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ये। और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला स्टूडेंट्स पता क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मैथ के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिहाज से बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो साइन अल्फा की जगह पर आप ओमेगा टी पुट कर दें, और कॉस बीटा की जगह पर 90 पुट कर दें, प्लस कॉस अल्फा की जगह पर अगेन 90 पुट कर दें, और साइन बीटा की जगह पर आप क्या पुट कर दें, सॉरी साइन अल्फा की जगह पर ओमेगा टी पुट कर दें, और यहां पर बीटा की जगह पर 90 पुट कर दें। तो स्टूडेंट हम देखें तो साइन ओमेगा टी तो वैसे ही आ जाएगा, जबकि cos 90 क्या होता है 0, प्लस cos ओमेगा टी तो वैसे ही आ जाएगा, और sin 90 क्या होता है 1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा टी 0, और जवाब क्या बचेगा cos ओमेगा टी। तो प्रूफ हो गया कि नहीं कि sin ओमेगा टी प्लस 90 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, cos ओमेगा टी के इक्वल। तो ये हमारा स्टूडेंट एक रिजल्ट है। आपकी बुक पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी बना हुआ, वो भी मैं साथ में बता देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट अपना टाइम t से मोशन स्टार्ट करता है तो वो मीन पोजीशन पर होता है, और अगर वो 90 डिग्री से स्टार्ट करे तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, जिसके लिए उसने लिखा है π/2। तो उसका इनिशियल फेज π/2 या 90 होगा। और अगर वो इस एक्सट्रीम पर, अदर एक्सट्रीम या लोअर एक्सट्रीम अगर हम इसे कहें, तो इस एक्सट्रीम पर जब वो होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 3π/2। ये उसके इनिशियल फेज की वैल्यूज हैं। जब मीन से अपनी मोशन स्टार्ट करेगा तो 0, अपर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल फेज π/2, लोअर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो 3π/2। ये हमें जरूर यहां पर लिखना पड़ेगा, अगर हम नहीं लिखेंगे तो कभी भी इसकी वैल्यू एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, आई थिंक यू हैव लर्नड अबाउट दिस लेक्चर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।